वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो डेली प्रैक्टिस रहती है। प्रैक्टिस का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज सेशन जो है वो बहुत लेट है। बट छुट्टी करनी नहीं थी और मैं कहीं गई थी तो थोड़ा सा हो गया लेट। बेसिकली सर से मिलने गई थी बहुत टाइम बाद। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन और समझते हैं चीजों को। ऊपर से कोरोना है तो घर वाले ऐसे डिसोन कर देते हैं, आते ही एकदम सौतेला व्यवहार करते हैं, ऐसे धुलने डाल देते हैं एकदम कपड़ों की तरह कि नहा धो के आओ, चप्पल चेंज करो, ये करो वो करो। तो वो थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। बट सेशन होना जरूरी है। जो लोग कल देखेंगे दिन में वो दिन में देख लेंगे, जो अभी देख पा रहे हैं वो अभी देख लीजिए, है ना। सेशन इंपॉर्टेंट है, जब तक एक्सट्रीम ना हो तब तक छुट्टी नहीं करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया शुभम, चलिए फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे आपका सीटेट का क्लियर होगा तो चीजें बढ़ाएंगे, या मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक से कि मॉर्निंग में कुछ जो सीडीपी इन शॉर्ट की सीरीज थी उसको कंटिन्यू किया जाए, है ना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कुछ चीजें हेल्प करेंगी। ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चंस थोड़े से बड़े रहेंगे, पेशेंस के साथ पढ़िएगा और इसको बिल्कुल प्रैक्टिस की तरह लीजिएगा। आज क्वेश्चंस कम करेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत बढ़िया जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उनकी स्टेजेस को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के। ये जो यहाँ आपको डिटेल्स दी हुई है इनको पढ़ के। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला एक डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स। जो इंसान स्वयं के लिए चूज करता है, ऐसे सिद्धांतों के हिसाब से आपकी मॉरलिटी तय होगी। वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट। लॉ क्या कहता है, समाज क्या कहता है, सबको साइड रख के जो मॉरलिटी है वो कहाँ से प्रभावित होगी, वो होगी सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स से। ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए जो समाज के लिए या ह्यूमैनिटी के लेवल पे सही है, चाहे वो रूल्स ही क्यों ना तोड़ने हो, उसके प्रति भी इंसान खड़ा हो जाएगा। तो फटाफट से बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, या फिर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया अंकिता, आंसर जो है आपका एग्जैक्टली सही है। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहेंगे, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं। मतलब जो 6th स्टेज है कोहलबर्ग की, और 3rd लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक, जहां व्यक्ति, जहां नेल्सन मंडेला को हम काउंट कर सकते हैं, जहां हम महात्मा गांधी को काउंट कर सकते हैं, या भगत सिंह को काउंट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगाई, या कहें तो बहुत बड़े एक समाज के वर्ग के लिए कुछ ऐसा किया जो जरूरी था, चाहे वो दास प्रथा खत्म करना हो या कुछ और हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व्ड इन हाउसहोल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। दिस मूव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, मतलब कि रिसेंटली क्या हुआ है, कॉन्शियस एफर्ट्स, चेतन रूप से कुछ कोशिश की गई है किस चीज को इंक्लूड करने की करिकुलम में, पाठ्यचर्या में, आपके के जो फादर हैं उनको हाउस होल्ड वर्क करते हुए दिखाया जाए। यानी जो मेल हैं, यानी पुरुष मेंबर हैं, उनको क्या कराया जाए, उनको घर में काम करते हुए रसोई में दिखाएं, और महिलाओं को हम थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटीज करते हुए दिखाएं, या वर्क रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व दिखाएं। तो पहला ऑप्शन है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, लैंगिक पक्षपात को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। या फिर इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इससे जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है वो एलिमिनेट होती है, हटती है। या फिर इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी लैंगिक स्थिरता को ये पढ़ाता है। या फिर इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये थियरी मुझे करानी है, कोहलबर्ग की है, हालांकि ज्यादा नहीं पूछी जाती। जेंडर कॉन्स्टेंसी की बात करेंगे, इस पे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप आज से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एग्जैक्टली रसन्या, ओके फाइन। बी ऑप्शन है, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी इसका लक्ष्य लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना है। ठीक है बात, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ना, आपने रोल टाइप कर दिए,
कि भाई महिलाओं के लिए सिर्फ घर का काम, पुरुषों के लिए बाहर का काम, ठीक। तो इस केस में रिवर्स कर दिया गया ताकि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जो लिंग पक्षपात है या जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है समाज में, उनको दूर किया जा सके। इससे हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डिस्कशंस करने होंगे, नॉन कन्वेंशनल रोल्स में महिलाओं को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हुआ। सिंपल बात, जेंडर कॉन्स्टेंट कब होता है, जब बच्चा ये समझने लगे 3 से 6 वर्ष के बीच में कि भैया जेंडर को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे हम कपड़े बदल सकते हैं वैसे हम जेंडर चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो इस पे बात कभी और करेंगे एक अलग से थियोरी में। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्लेलिस्ट में बना दूंगी, टेंशन ना लें, प्लेलिस्ट बना दूंगी, आज बना दूंगी प्लेलिस्ट। क्लास टाइमिंग अनामिका वैसे तो 9:30 का चल रहा है आजकल, बट आज काफी लेट है। Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." भाई नूर एक बच्चा है, उसने तान्या को कहा कि देखो आज मैं ना अपना टिफिन लाना भूल गया हूँ, तुमको आज अपना टिफिन, अपना लंच बॉक्स मुझसे शेयर करना है। रीजन बीइंग कि मैंने कल तुम्हारे साथ शेयर किया था। दैट मीन्स अदले का बदला चाहिए उसको, जो उसने किया था वो उसको बदले में चाहिए। तो याद कीजिए वो कौन सी स्टेज है, टिट फॉर टैट की, जैसे को तैसे की। According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statements represent dash orientation typically at dash stage। कौन सी स्टेज है और कौन सा लेवल है ये आपको पहचानना है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल होगा नहीं, ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल नहीं लगेगा, बीइंग नाइस तो नहीं है, एक्सचेंज है और कन्वेंशनल लेवल है, ठीक। एक्सचेंज है और कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है बात, इसमें कोई समस्या नहीं ना। बिल्कुल, इसको इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी कहते हैं देवजनी चक्रवर्ती, एंड इंडिविजुअल एक्सचेंज भी कहते हैं और म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह देते हैं, ठीक। यानी बच्चों को क्या चाहिए, टिट फॉर टैट, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, मतलब जो उसने किया उसको वही वापस चाहिए, या किसी ने अगर उसके साथ किया तो उसको जब तक वो चीज, मतलब होता नहीं कि बच्चे ने किसी को एक टच कर दिया तो उसको भी फिर वही करना है, जब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा कि इसने भी तो मेरे साथ ऐसे किया था, ठीक। तो ये एक बात है, क्लियर है बात, आगे बढ़ जाएं। आज बिल्कुल टेस्ट की तरह लीजिएगा, फटाफट से करेंगे, वैसे ही सोने का टाइम है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, अगर हम उसकी बात करें तो एक व्यक्ति जिसमें निम्न प्रकार की इंटेलिजेंस है, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन से प्रकार की बुद्धि है, इस व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो ये दी हुई हैं 3 लाइन में। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। मतलब आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सामने वाले को देख करके, उससे बात करके, उसके मूड का, उसके टेम्परामेंट का, उसकी मोटिवेशन का, उसकी इंटेंशन का पता लगा पाए। तो ये कौन से प्रकार की बुद्धि है बताइए। वर्ली चंदन, वेलकम है आपका लेट्स लर्न पर, और सभी लोगों का। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल है, इंटर है या थेरेप्यूटिक है? आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर करते रहिएगा अगर सेशन पसंद आए। वैसे तो आप लोग जुड़े हुए हैं इतनी लेट भी, तो दैट मीन्स कि पसंद ही आ रहा होगा। बहुत बढ़िया माला जी, सही है। इंटरपर्सनल, एग्जैक्टली। जब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात आए या दूसरों की बात आए तो हम इंटर याद रखेंगे। अगर यहाँ सेल्फ की बात होती कि खुद की फीलिंग्स, खुद की मोटिवेशंस, खुद के एस्पिरेशंस, खुद की इंस्पिरेशंस, खुद के इमोशंस, इन सब की बात होती तो हम इंट्रापर्सनल करते। इंट्रापर्सनल मतलब अंतः व्यक्तिक, स्वयं को जानना। इंटरपर्सनल मतलब अंतर व्यक्तिक, 2 या 2 से अधिक लोग, बाहर के जो लोग हैं जब आप उनसे मिलते हैं तो उनको आप सही से समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है आपके सामने, आपके अंदर, ठीक। लोगों को समझने की बुद्धि कह सकते हैं एक तरीके से। कोई बात नहीं दीप्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक बच्चा है जो ये कुछ संकेत दिखाता है कक्षा में। संकेत क्या है? एंजाइटी अराउंड रीडिंग, उसको एंजाइटी होती है पढ़ने में, डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन रीऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, रिकॉग्नाइजिंग यानी जो अक्षर हैं और शब्द हैं उनको पहचानने में उसको घबराहट है, डिफिकल्टी है, मुश्किल है। पुअर वोकैबुलरी स्किल्स यानी वो शब्द भंडार की कमी है उसके पास। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रेड, यानी कि उसको समझने में भी प्रॉब्लम है और याद रखने में भी कि पढ़ा क्या था। क्या है ये? कबीर हुसैन बताइए एक बार। ऑटिस्टिक है बच्चा, क्रिएटिव है बच्चा, लर्निंग डिसेबल्ड है या फिर मेंटल इंपेयरमेंट है? फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इंग्लिश की क्लास ले लेंगे प्रिया, एक बार डेट क्लियर हो जाने दो, या फिर कल तो खैर मैं संडे वार्ता ही करूंगी, परसों मंडे से करा दूंगी इंग्लिश भी। बेसिकली मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं, वो मैं करा दूंगी, इसके लिए आप लोग टेंशन ना लो। एग्जाम तो होगा, बट कब होगा ये कोई नहीं जानता अभी तक। बाकी मुझे तो आज सर कह रहे थे कि नहीं होगा, बट ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ठीक है, बताओ एक बार। सी ऑप्शन, आई स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। एग्जैक्टली, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी, वैसे तो ये डिसलेक्सिया है, वैसे तो ये डिसलेक्सिया है। और अगर यहाँ बात कुछ और होती, डिसलेक्सिया डिस्कैल्कुलिया वगैरह पूछा होता तो डिसलेक्सिया होता, लेकिन वन ऑफ दी लर्निंग डिसेबिलिटीज है, अधिगम अक्षमता है, और ये अबव एवरेज और एवरेज बच्चों को भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईक्यू लो है बच्चे का, न्यूरोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है, ठीक, उसको ठीक किया जा सकता है। उदय सर का क्लास मंडे रखवा देंगे, उनकी तबीयत खराब थी थोड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स रिकमेंडेड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, यानी कि एग्जैक्टली नम्रता, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पेशेंस रखिए, तैयारी करते रहिए। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स रिकमेंडेड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, which of the following would satisfy its fundamental urges immediately? एक मिनट रुको। According to Freud's recommended personality structure, which of the following would satisfy its fundamental urges immediately and reflexively as they arose, without regard to rules, the reality of life or morals of any kind? यानी कि फ्रॉइड ने रिकमेंड किया है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक स्ट्रक्चर है जो अपनी नीड्स को, जो अपनी अर्जेस हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको किसी भी तरीके से पूरा करना चाहता है। उसको फर्क नहीं पड़ता मॉरलिटी का, समाज क्या सोचेगा, नियम कायदे तौर तरीके कानून क्या हैं, उसको अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब है। तो ये कौन सा पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है? सुपर ईगो है, बोथ सुपर ईगो एंड ईगो इद, या फिर ईगो? फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया योगेंद्र परिहार जी, आंसर कीजिए। ये 1500 लोगों ने लाइक नहीं किया है, कहाँ लेके जाओगे, है ना? लाइक से कुछ मिलेगा थोड़ी, खुशी मिलेगी, करके देखो। बिल्कुल आंसर क्या है? इद। ये है आपका इद एस्पेक्ट। इद क्या है? इद बिल्कुल, क्या कहें इसको, ये जो लिबिडो कहा था फ्रॉइड ने, यानी सेक्सुअल अर्ज कह लीजिए, या एक एनर्जी है, ये एनर्जी ड्रिवन है। ये ऐसी इच्छाएं हैं जो बस अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढती हैं। ठीक, मतलब आपका मन किया चॉकलेट खाने का, तो जेब में पैसे नहीं है तो किसी से छीन के भी खा जाएंगे। ठीक, तो ये मन से चलने वाला व्यक्ति हो सकता है जिसका मन पे कंट्रोल नहीं है एक तरीके से। तो इद क्या है? ये आपका टोटली अनकॉन्शियस का पार्ट है, जिस पर कंट्रोल नहीं है, जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने पर विश्वास रखता है, बाकी चीजों को ध्यान में नहीं रखता। और अगर आप इद पर ही चलेंगे तो हो सकता है कि आप पता नहीं क्या बन जाए फिर, है ना? जेल में भी बंद हो सकते हैं। तो सुपर ईगो क्या है? ये कंट्रोल करता है, रूल्स के हिसाब से चलाएगा। ईगो दोनों में बैलेंस बनाता है। ठीक, तो ये 3 एस्पेक्ट हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने बात की है इनकी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया सिकंदर अली, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द रैशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज दैट। जो आपकी समावेशी शिक्षा है उसके पीछे तर्क क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, society is heterogeneous and schools need to be inclusive to cater to heterogeneous society। यानी सोसाइटी क्या है? विषम है। हेट्रोजेनस हमने समझा था, होमोजीनियस होता है जहां सब सेम हो, हेट्रोजेनस जहां अंतर हो। ठीक है, एग्जैक्टली तौसीफ हुसैन। फिर है बी ऑप्शन, वी नीड टू टेक पिटी ऑन स्पेशल चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू फैसिलिटीज। मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं उन पे हमें दया करने की जरूरत है। देखो, दया करने वाले आप कोई नहीं होते हो। ठीक, इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोवाइड, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है सेपरेट स्कूल्स के लिए, इसलिए इनको एक स्कूल में डाल दिया। या फिर द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी यूनिफॉर्म, सबके लिए एक ही जैसा बेंचमार्क होना चाहिए। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है सबको आप एक डंडे से हाँकेंगे। स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए आप स्पेशल इंतजामात करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने मेथड में परिवर्तन कर सकें, उनके लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का आप यूज करते हैं और बहुत सारी चीजों का आप यूज करते हैं। ठीक है, फटाफट से आंसर करो, सर में बहुत तेज दर्द है। प्रतिमा, अभी किसी को नहीं पता, कैसी बात करते हो यार? यूनिफॉर्म थोड़े ना, सबको एक जैसा थोड़ी पढ़ाना होता है। अगर आप जो बच्चा चल नहीं सकता उससे कहोगे तुम भी दौड़ लगाओ बाकी बच्चों के साथ, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन में आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का भी यूज करते हैं, जहां जरूरत होती है अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं। किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसे आगे बिठाते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि तुम भी देखो बाकी लोग जैसे देख रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है बिल्कुल एक जैसा।
तो यूनिफॉर्म का मतलब रोबोट थोड़ी बनाने हैं। आंसर होगा इसका सोसाइटी इज हेट्रोजेनस एंड स्कूल्स नीड टू बी इंक्लूसिव टू केटर हेट्रोजेनस सोसाइटी। जो सोसाइटी है वो विषम आवश्यकताएं रखती है, सबकी आवश्यकताएं सेम नहीं है, तो इसलिए जब सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं तो हमें इन सबको केटर करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाने की जरूरत है, जहां पर हम अलग अलग तरह के बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ा सके। ठीक है बात। तो होमोजीनियस होता है बिल्कुल सेम, सब एक जैसे हो। हेट्रोजीनियस जहां पर अंतर हो। ठीक, और हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग अच्छी होती है। देखेंगे अभिषेक राय, अगर पॉसिबल हुआ तो एक सेशन ले लूंगी मैं एसएसटी पेडागोजी का। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो शिक्षक है वो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। किस एक ऑप्शन में इन दोनों की बात होगी, ये आपसे पूछा है। फटाफट से आंसर कीजिए। फ्रॉइड, ये सारी थियरीज कराई हुई है, सर्च करके पढ़ लो एक बार। आगे हिमांशु सिंह लिख देना, कोई भी थियरी को आगे ज्यादातर मिल जाएंगी। बहुत बढ़िया जानवी, आंसर कीजिए। साइंस की पेडागोजी शीतल जी मैं नहीं करा पाऊंगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। या फिर असेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पेरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज हर परफॉर्मेंस। या फिर थर्ड ऑप्शन मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। या फिर नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। आंसर कीजिए, बताइए एक बार। नहीं, ए क्यों होगा, हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात। अंकित सही कह रहे हैं। देखो ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, गलत कह रहे हो बात। ठीक, ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हो। और ए कहता है नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ये हुआ असेसमेंट फॉर लर्निंग। टीचिंग के लिए आप अभी अधिगम बाकी है और यह चल रहा है, तब आप स्ट्रेटेजी अपनी अपना रहे हो, तो ये सिर्फ फॉर की बात करेगा। यहाँ बात हुई है टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। किस चीज के लिए? फोर्थ ऑप्शन देखो ध्यान से, टू नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। प्रोग्रेस किसके थ्रू जानोगे आप? प्रोग्रेस जानोगे असेसमेंट फॉर लर्निंग से, और अचीवमेंट लेवल असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। तो बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, फॉर लर्निंग कैसी हो चुकी है, या अचीवमेंट लेवल क्या है वो ऑफ लर्निंग, दोनों चीजें इंक्लूड हो गई ना। तो डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। चक्करों में मत पड़ो, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल बात। नहीं मुबारक अली, अच्छा लगा आप लोगों के कंसर्न को देख के। इतनी भी कोई तकलीफ नहीं है, बस हल्का सा फीवर जैसा फील हो रहा है, कोरोना नहीं है। अब नई नई बातें मत करने लग जाना, ठीक है, कल मिलेंगे। तो नेक्स्ट 2 ही क्वेश्चन रहते हैं आपके। द कॉग्निटिव एबिलिटी, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आजकल, और कुछ नहीं है। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो संज्ञानात्मक क्षमता आपके अंदर आ जाएगी वो कौन सी होगी, बताइए एक बार। हिंदी पर प्रकाश नहीं डालते हैं आप, इसलिए कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। वो तो कोई बात नहीं गोपाल जी, क्या कर सकते हैं आप। देखो बाकी मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा हिंदी को इंक्लूड करने की। आज मैंने ट्रांसलेशन बहुत जल्दीबाजी में किया है, तो इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, वो आप लोगों के भरोसे है ना। हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी फॉर अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। चलिए हिंदी में पढ़ देते हैं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, या फिर अमूर्त सोच के लिए क्षमता, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए योग्यता, या फिर दूसरे का दृष्टिकोण लेने की क्षमता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, बताएं एक बार। सोनू त्यागी बताइए एक बार, 2 से 7 वर्ष की अगर मैं बात करूं, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, लॉजिक नहीं आया अभी बच्चे में, कौन सी चीज आएगी बताइए एक बार अनामिका। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं मजहर, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, डेली तो सेशन हो ही रहा है मेरा आपके साथ। बहुत बढ़िया निशा। अंशिका त्यागी वेलकम है आपका लेट्स लर्न पर। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। चंचल भारद्वाज, बहुत बढ़िया। सुबह सेशन लिया करें। और कोई बात? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आनंद राज, बट जरूरी नहीं है सब लाइक करें, है ना। इतना तो बनता है, वो तो याद दिलाना होता है आप लोगों को। देखो एक बार, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है 11 वर्ष के बाद, ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है ना। डिडक्टिव थॉट तो तभी आएगा, इंडक्टिव आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी 11 से 15 में ही आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में, है ना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है। ऑप्शन हमारे पास कुछ और बचा ही नहीं,
एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि डीप हो जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि बच्चे का व्यवहार तो ईगोसेंट्रिक है 2 से 6 वर्ष में, लेकिन जैसे जैसे वो स्टेज खत्म होती है, अंत तक आते आते उसमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेने की क्षमता आ जाती है, या कंपैरेटिवली वो चीज धीरे धीरे कम होती रहती है। तो 4 ऑप्शंस में फिर हमारे पास यही जादू बचता है, आई मीन एक सही ऑप्शन बचता है, बाकी बिल्कुल भी दूर दूर तक भी नहीं होंगे। कई लोग इसको ये वाला ऑप्शन दे देते हैं, बट ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सेंसरी मोटर में आता है। ठीक है, इसको अगर आपका मन हो इसको वेरीफाई करने का, तो आप केवीएस का पेपर भी उठा के देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं उसको, तो उसमें आपको पता लगेगा, कई चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो जनरली लोग बताते नहीं है। ठीक है, थैंक यू सौरभ। और प्याजे की थियोरी मैंने जो कराई हुई है उसको देखिएगा, डिफरेंस है बाकी डिस्कशंस में और हमने जैसे प्याजे की थियोरी को करते हैं। ठीक है बात। हाँ, सारी किताबें मिल सकती हैं ऑनलाइन शोभित आजकल, अमेजोन से ले लीजिए अपनी दुकान। क्वेश्चन नंबर 10 है, which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn? भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक्टिव से ज्यादा एक्टिव है, ये कह सकते हैं, यानी अति सक्रिय, जो टिक करके बैठ नहीं पाते। ऐसे बच्चों को एडीएचडी से भी जोड़ सकते हो आप, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब जिनका अटेंशन स्पेन बहुत कम है, उछलते कूदते रहते हैं क्लास में। बताइए अजय माथुर जी क्या होगा आंसर? ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, offering alternative ways of learning including physical activity in their daily schedule, या फिर ये हटा लीजिएगा, reprimanding them often for being restless। फटाफट से आंसर करो। बहुत बढ़िया अनामिका, अब सभी गलत आंसर्स कर रहे हैं क्योंकि ठीक से पढ़ा नहीं है हमने ऑप्शन। जो लोग डी ऑप्शन बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है, नॉट। हाइपर एक्टिव बच्चे से डील करने का कौन सा एक तरीका सही नहीं है? नॉट, नॉट एक्सेप्ट लीस्ट, कान खड़े करेंगे तब आंसर करेंगे पेपर में। ठीक है, ध्यान से पढ़ के। हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए आपको टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, ऑल्टरनेटिव वेज तलाशने होते हैं। जैसे आप सबको पढ़ा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग सोच सकते हैं। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली स्केड्यूल, इससे क्या होगा, उनका कंट्रोल अपने ऊपर ज्यादा बेहतर आएगा। लेकिन रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, देखो ये रेप्रीमेंडिंग जो शब्द है ना, ये पेडागोजी और टीचर के साथ अच्छा नहीं लगता कि आप बच्चों को फटकार लगाएं, डांटें उसको। ठीक है प्रियंका कुमारी, धन्यवाद। ठीक है, बात यहाँ तक की, तो इसलिए लेट्स स्टडी बिल्कुल गलत हो ही जाएगा ना क्वेश्चन। जब हम नॉट को अगर भूल जाएंगे तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा मजाक मजाक में, है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, और ऐसी ही दुनिया है। ठीक, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था। तो आउट ऑफ 10 आज मैंने जल्दी में डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस के लिए था और हम लोग लेट भी हो गए थे।